नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट देखा जाए तो एक ज्वेलरी मेकिंग बिज़नेस के ऊपर काम करते हैं और कंपनी वर्ल्ड के 30% मार्केट शेयर अकेला लेकर रखे हैं और वो भी ज्वेलरी मतलब गोल्ड माइनिंग में। तो गोल्ड माइनिंग के काम भी कंपनी करते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद रिटेल बिज़नेस में भी कंपनी बेचते रहते हैं। तो कंपनी का जो टोटल काम है राजेश एक्सपोर्ट आप देख सकते हैं इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट। तो कंपनी जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है उसका डिमांड आज बहुत अच्छा खासा है। फिर भी जिस तरीके से टाइटन, जिस तरीके से कल्याण ज्वेलर्स लगातार भागते चले जा रहे हैं, उस बेसिस में राजेश एक्सपोर्ट्स का उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक आरोप लगाया गया था। ये कंपनी का जो कैश फ्लो है वो कुछ मतलब कैश फ्लो में कुछ जो डेटा पब्लिश किया रिजल्ट के माध्यम से, क्वार्टरली रिजल्ट के माध्यम से, तो उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि कैश फ्लो में कुछ गड़बड़ी है, मतलब कैश फ्लो का डेटा ठीक नहीं है। तो उसके बाद कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला था और वो कंटिन्यू भी हो रहा है। देखिए कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो एकदम सस्ते में है। कंपनी का आरओसी आरओई ठीक-ठाक है, इनकम ठीक-ठाक है, डेब्ट ज़ीरो है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक-ठाक है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी के ऊपर जो प्रोमोटर का प्लेजिंग कोई भी नहीं है, कोई भी प्लेजिंग करके नहीं रखा है। अगर इस कंपनी के मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला था। फाइनली कंपनी सितंबर क्वार्टर में अच्छा खासा सेल्स को कम किया। अभी हर कोई व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है कि दिसंबर का रिजल्ट क्या होने वाला है। क्वार्टर 3 का रिजल्ट क्या होने वाला है क्योंकि उस रिजल्ट के बेसिस में ही कंपनी का फ्यूचर एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि कंपनी किस लेवल तक जा सकते हैं। क्योंकि कंटिन्यूअसली एक गिरावट का माहौल दिखाया और कंपनी 52 वीक लो के आसपास कंपनी काम कर रहा है। अभी देखिए 2 तरीके से चीज़ देखने को मिलेगा। एक नेट प्रॉफ़िट, देखिए नेट प्रॉफ़िट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला था। फाइनली इस बार कंपनी का नेट प्रॉफ़िट बहुत हद तक कम हो चुके हैं। 375 करोड़ से घट के हो चुके हैं 45 करोड़। तो एक अलग लेवल का डाउनसाइड ग्रोथ देखने को मिले और एज़ अ रेशियोज़ आप देखेंगे तो डेटोस डे उसके साथ-साथ आपको डेटोस डे में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा जो 27 दिन 30 दिन लग रहा था, कंपनी प्रोडक्ट बेचने के बाद हाथ में पैसा आने तक, वो डे अब कम होकर हो चुके हैं 11 दिन। तो टोटल कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है वो 10 दिन के अंदर-अंदर है। तो ये एक बेस्ट पॉइंट है क्योंकि फटाफट कंपनी प्रोडक्ट बेचने में सक्षम हो और प्रोडक्ट बेचने के बाद पैसा मार्केट से उठा पाए, तो वो कंपनी को बेस्ट कंपनी माना जाता है। अभी इस कंपनी के ऊपर सर यही देखकर काम नहीं चलेगा। कंपनी के ऊपर एज़ अ इन्वेस्टर क्या कर रहा है देखिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं एफआईएस और डीआईएस। अभी क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्या करने वाला है। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले लास्ट कुछ फीड इसका डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, तो 40 टू 50% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिले, जो करीबन निकल के आ रहा है कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न। देखिए, मैंने एक एंटी भी लिया और वो एंटी मेरा अभी लॉसेस में चला है। देखिए, मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, मार्केट है, मार्केट में हमेशा आपको प्रॉफ़िट होगा, ऐसे होगा नहीं। तो कभी-कभी लॉस भी देखने को मिलेगा, तो मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर एक रेंज मार्किंग करके रखा हूँ। उसके नीचे अगर गए तो मैं ऑब्वियसली इसको स्टॉप लॉस लूँगा। तो फाइनली क्या एंटी बना था? देखिए, एक रेंज बना था। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत बार टारगेट को अचीव किया। तो इस ये जो रेंज है, यहाँ पे एंटी बना और ऊपर साइड में टारगेट, यहाँ पे फिर से एंटी बना, ऊपर साइड में टारगेट, मतलब एक रेंज के हिसाब से ट्रेड हो रहा था। फाइनली उस रेंज को ब्रेक डाउन किए और ब्रेक डाउन करने के बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके नीचे भी आया और कंपनी नीचे आने के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि अब स्ट्रांगली एक कंपनी सपोर्ट ले रहा है मगर इस सपोर्ट को रुक नहीं पाएगा। जिस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला है, मुझे लगता है वो ईज़ी तरीके से यहाँ पे ₹225 तक आने का चांसेस रहेगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो तो ऑब्वियसली मैं कुछ डिसीज़न लूँगा क्वार्टरली रिज़ल्ट के आने के बाद मैं कुछ डिसीज़न ज़रूर लूँगा। कभी-कभी लॉस बुक भी करना पड़ता है तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आपके पूरा पैसा एक कंपनी के ऊपर मत लगाइए। हमेशा आपको कंपनी के ऊपर डाइवर्सिफ़ाइड करना चाहिए। अलग-अलग कंपनीज़ के ऊपर पैसा लगाइए और आपका टोटल कैपेसिटी का 5 से 10% से ज़्यादा पैसा कभी भी एक कंपनी के ऊपर मत लगाइए। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। देखिए, अभी मैं आपको राजेश एक्सपोर्ट के बारे में चर्चा कर रहा था।
राजेश एक्सपोर्ट इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट मतलब ज्वेलरी कंपनीज थे। और आज देखा है तो कल्याण ज्वेलर्स सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा हो चुके हैं, 36,000 करोड़ के आसपास। और सबसे बड़ी बात है कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी इस बार डेब्ट को कम किया, कर्जे के और एक स्टेप कम किया। जो पहले कर्जा था, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए पहले जो कर्जा था कितना था, करीबन 4,200 करोड़, और इस बार कर्जा कितना है 2,500 करोड़। मतलब एक स्टेप कंपनी ने क्या किया, कर्जे को कम किया। और जब इस तरीके से कर्जे को कम किया जाता है तो उस बेसिस में देखा है तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो सर कर्जे कम होने से कुछ फायदा नहीं होगा, कंपनी के परफॉर्मेंस किस तरीके से वो देखना है। अगर कंपनी के मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो आज पी रेशियो टॉप लेवल में है, हायर लेवल में है। और इसका करंट पी रेशियो कितना है, 70 के आसपास देखने को मिला। और एवरेज 3-5 साल के पी रेशियो कितना है, 30 के अंदर अंदर है। इसका मतलब जो पी रेशियो है वो बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो आरओसी आरओई दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ देखने को मिला 0.65 के आसपास। तो 0.65 के आसपास जो यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिले 0.65 के आसपास, तो वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से देखने को मिले कि कंपनी का जो कर्जा है वो कम होता जा रहा है, पहले बहुत ज़्यादा था। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट, वो लगातार सेल्स को वो इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, जिसके बेसिस में कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। मैं आपकी चार्ट पैटर्न का आपको दिखाऊंगा, मेरा कहाँ पे ट्रेड था वो भी दिखाऊंगा। तो उससे पहले देखिए जो कंपनी लॉस मेकिंग था कोविड के टाइम में, उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी प्रॉफिट को जनरेट किया और आज हाईएस्ट प्रॉफिट के आसपास है। और खुद के बिजनेस के ऊपर जो कैश फ्लो मतलब कैश फ्लो है वो भी लगातार मेंटेन कर रहे हैं, और हाईएस्ट लेवल का कैश फ्लो भी देखने को मिले। तो जब इतने सारे पॉइंट्स हाईएस्ट है तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा सिचुएशन बनने का कैपेबिलिटी रखेंगे। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज़्यादा होल्डिंग तो एफएस के पास है, जो एक टाइम 2% के आसपास होल्डिंग करते थे, आज वो 26% होल्डिंग अकेला करके रखे हैं। क्यों ना करे, जो कंपनी इतना शानदार जो रिटर्न दिया, एक साल में कंपनी 200% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब फंड को 2x कर दिया। तो इतना बड़ा रिटर्न देने के कारण हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट किए है। तो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो एक अच्छा खासा हाई लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज दिखेगा। और चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करो, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक पैटर्न्स बना था, वो कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और 23% के आसपास टारगेट हुआ। देखिए टारगेट होने के बाद मैंने आपको बताया कि जब भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा इस रेंज को, तो फिर से एक जर्नी होगा। तो देखिए फिर से एक जर्नी दिखाया, तो कंपनी कर क्या रहा है, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, सपोर्ट बनाया, फिर से ऊपर गए, और इसी तरीके से कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। देखिए फिर से ऊपर गया, एक सपोर्ट क्रिएट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से सपोर्ट क्रिएट किया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो आप कहेंगे सर क्या इस जगह पे आप कोई एंट्री लिया है? बिल्कुल नहीं। मैं किसी कंपनी के ऊपर फोमो बाइंग में एंट्री नहीं लेता हूँ, क्योंकि कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है, इसका कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए मैं इस तरीके से कंपनी को अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करके रखा हूँ। जब इस कंपनी के ऊपर कुछ मुझे पॉजिटिव पार्ट दिखे, पॉजिटिव कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखे, तब मैं जरूर एंट्री लेने वाला हूँ। जैसे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक देखा जाए तो एक कप बना, तो एक कप बना है यहाँ पे। तो कप के बाद मुझे यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल चाहिए। अगर कप विद हैंडल पैटर्न कंफर्म करे तो मैं जरूर इसके ऊपर एक एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कप तो हो गया, कप तो बन चुके हैं, अभी एक हैंडल चाहिए। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर हर किसी का नज़र है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अभी ट्रस्ट थोड़ा सा कम इसीलिए हुआ क्योंकि एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय कर रहे थे, वो मोनोपोली शायद खत्म हो सकते हैं। अगर मोनोपोली खत्म हो तो भी मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहूंगा, मतलब बुलिश रहने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं कि कंपनीज के ऊपर जो करंट सिचुएशन है, आप देखेंगे तो 1 रुपया भी कंपनी का कर्जा नहीं है। इनकम ज़बरदस्त है, आरओसी आरओई बेस्ड है, और कंपनी की जो वैल्यूएशन है, वो भी उतना हाई नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट, आपको किसी भी एक साल में कंपनी के सेल्स में उतना ज़्यादा कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअसली सेल्स को एक लेवल में मेंटेन्स किए। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 47 करोड़ से 78 करोड़, 70 करोड़ और 83 करोड़, एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है। और इसी ग्रोथ के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो एज ए आप देखेंगे तो बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और बोरिंग्स एकदम जीरो के आसपास है। और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा काम भी कर रहा है,
और कंपनी को इस बार जो प्रोजेक्ट मिला करीबन-करीबन 12 करोड़ के आसपास। तो एज़ ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एफएस और डीएस ने ही अच्छा खासा होल्डिंग रखा। उसके साथ-साथ पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, क्योंकि पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर एज़ ए ट्रेडिंग पर्पज़ में ट्रेड जब लिया था, मैं आपको बता दूँ, एक ट्रेड बना था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना। आप देखेंगे एक लेवल क्रिएट हुआ, एक 21% का एक रेंज क्रिएट हुआ, कंटिन्यूअसली बाइंग का एक लेवल बना। तो जब भी कोई बाइंग कंटिन्यू कैंडल बने, तो उसको मार्किंग कर लेना, अगर वो 21% के ऊपर हो, तो जब भी उस लोअर साइड को टच करेंगे तो वहाँ पे एंट्री बनेगा। तो मेरा एंट्री यहाँ पे था और मैंने आपको यहाँ पे वीडियो बनाकर शेयर किया था और बहुत बार मैंने वीडियो बनाया क्योंकि बहुत टाइम लगा इसको टारगेट पाने में। तो करीबन 180 दिन लगा टारगेट पाने में और वो भी कि 180 दिन का जो टारगेट है, वो कितना मिला? 22% के आसपास। तो मेरे कहने का मतलब है आप किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने से पहले ये सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ों को ध्यान से बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए। मेरा काम है एजुकेशन पर्पज़ में सारी चीज़ों को आपको समझाना, आपका काम है उसके ऊपर वेरीफ़ाई करके काम करना। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आप काली जगह टूट पड़ेंगे, ऐसे मत करिए क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है, मेरा खुद का ओपिनियन अलग है, आपका ओपिनियन अलग हो सकते हैं। कुछ अलग ओपिनियन है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है कंपनी का स्प्लिट का। तो सॉरी कंपनी का बोनस का। तो कंपनी फिर से एक बार बोनस देने जा रहा है और बोनस का डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। 4:1 रेशियो का बोनस मिलेगा। इसका मतलब हर 1 शेयर के बदले कंपनी 4 शेयर देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।